नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जीएस और जीके की दूसरी कड़ी में एक नई सीरीज में फिर से कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो और इन क्वेश्चनों के आंसर हो सके तो आप लोग कमेंट में जरूर दें। तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन उसी तरीके से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जीएस मतलब है कि साइंस, हिस्ट्री, हर तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। ठीक। तो 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था किन दो शासकों के बीच में। 1540 सबको पता है कि हुमायूं और किसके मध्य हुआ था, शेर शाह सूरी के मध्य, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है इसमें कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ये कोई राजपूत शासक था जिसने मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष रखा है, ठीक, और कभी भी समर्पण नहीं किया। तो इसमें चार ऑप्शन है। बीकानेर के राजा राजा राय सिंह, मारवाड़ के राजा केशव चंद्र सेन, आमेर के राजा भारमल और मेवाड़ के राजा महाराजा अमर सिंह। ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों के सामने अपने हथियार नहीं डाले कभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का वो जो सदस्य धार्मिक मामलों की देखरेख करता था, ऐसा कौन सा पद था अष्टप्रधान, क्योंकि शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान लोग थे। उसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धार्मिक मामलों और अनुदान से संबंधित व्यक्ति था। अनुदान इकट्ठा करता था और धार्मिक मामले देखता था। ठीक। तो धार्मिक धर्म से जुड़े व्यक्ति कौन होते हैं, पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित राव। इनके प्रधानों में एक व्यक्ति था पंडित राव जो धार्मिक मामले देखता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। प्रथम सभी को पता है मराठा साम्राज्य का छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक। द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, इसको तो हाल ही में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। द्वितीय संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, राजाराम और बाजीराव प्रथम। तो द्वितीय संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें डॉट डॉट करके, ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, सबको पता है आनुवंशिकता का सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। मेंडल नहीं दिया था आनुवंशिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें कहा गया कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है, किसको तेजी प्रदान करता है। तो जैसे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट घूमते हैं कृत्रिम, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है किसका काम करता है, तनाव का, अपकेंद्री बल का, अपकेंद्री बल का और समतली बल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें अपकेंद्री बल काम करता है। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे चलती है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है, अपकेंद्री बल। अब ये अपकेंद्री बल कई रूप में होता है। परमाणु के अंदर नाभिकीय बल के रूप में काम करता है, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में काम करता है। हर जगह पे अपना अपना काम होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मतलब कौन से, किस रोग वाले व्यक्ति को दो फोकस दूरियों वाला, मतलब हमने इसको पढ़ाया है कि जैसे चश्मा है, ठीक, ऊपर दूसरा लेंस नीचे दूसरा लेंस होता है
किसी चश्मे में ऊपर लेंस दूसरा लगा होता है, नीचे दूसरा लेंस लगा होता है। तो ये किसको लगाया जाता है? तो ज़्यादातर आपने बुजुर्गों को लगाते देखा होगा, वही लोग लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, बुजुर्गों को मतलब है कि अगर जिसको दूर नहीं दिखेगा तो उसको दूसरी बीमारी, जिसको पास नहीं दिखेगा उसको दूसरी बीमारी। जिसको दूर नहीं दिखता है तो उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको पास नहीं दिखता है मायोपिया कहते हैं उसको। तो इसमें कहा गया कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? इनमें से एक कोई होगी। दूसरा ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। तीसरा ऑप्शन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और चौथा ऑप्शन है मायोपिया और लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं। इसका मतलब पहले समझो, दो फोकस दूरियों वाला लेंस इसलिए लगाते हैं कि दूर से और पास से दोनों देखने के लिए। दूर से देखना है तो ऊपर से देखते हैं, पास देखना है तो नीचे से देखते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को माइट्रोपिया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों बीमारी होती है उसको दिया लगाता, मतलब वो ये बुजुर्ग ही लगाते हैं इसको ज़्यादातर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों जिसको होता है उसको ये वाले चश्मे लगाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला इसमें कहा गया है कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक, कोई दूध वाला होता है, जैसे कोई टंकी है तो उसमें दूध भरा है अगर, तो दूध में थोड़ा सा वो डाले रहता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा डाल देता है ताकि क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। अब क्षारीय होता है तो जैसे दूध वाले को पूरा दिन दूध अगर हम उसको बांटना है तो पूरा दिन वो खराब ना हो इसलिए बेकिंग पाउडर मिलाता है। और खराब कब होता है? जब दूध अम्लीय हो जाता है, तो अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें क्षारीय गुण डाल देते हैं। तो क्षारीय बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्षारीय होता है, इसलिए इसको दूध में डाल देते हैं तो ये अम्लीय नहीं होने पाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बादलों का रंग सफेद, किसी भी चीज का रंग सफेद अगर हमको दिखता है तो उसका कारण क्या है आकाश में? जैसे बादलों का रंग सफेद, कोहरा सफेद है, आकाश का रंग सफेद, समुद्र नीला, इन सब का कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ये सबको पता है। अब इसमें ऑप्शन तो है नहीं प्रकीर्णन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। एक ही यही कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका इसमें ऑप्शन शायद गलत लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित एवं विकसित लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है? अब मिसाइल, अगर मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पिनाका एक दिखा है। पिनाका मिसाइल नहीं है, पिनाका एक लॉन्चर है जिससे मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। और पिनाका वैसे पिनाका जो है ये एक नाम उनके जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष का नाम है ये। शिव शिव के इंद्रधनुष का नाम है पिनाका। तो ये लॉन्चर है भारत का। हेलेना एक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। इसका आंसर हो जाएगा निर्भय। ठीक, तो निर्भय एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला देखो। अगला इसमें क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु के बारे में। अब ये कार्बन है, कार्बन सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या होती है, ऊपर परमाणु भार होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अब इसमें कहा गया इससे निष्कर्ष निकालो। तो ऊपर जैसे 12 है तो 12 में ये वाला 6 घटाएंगे अगर हम, तो 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। तो इसका मतलब 6 6 6 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक। मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला पहला शासक कौन है? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने सबसे पहले मुसलमानों को सेना में नियुक्त किया था। इसका आंसर याद रखेंगे इसको। इन क्वेश्चनों को शायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक असत्य है उसको बताना है, असत्य को बताना है। यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल आंग्ल मैसूर दिए। आंग्ल मैसूर का मतलब है कि जो टीपू सुल्तान का नाम सुना है, तो टीपू सुल्तान के समय में कुछ युद्ध हुए थे, तो उन युद्धों के समय जो गवर्नर जनरल थे उनके जोड़े मिलाना है, कौन सा एक गलत है ये बताना है। ठीक, तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कि जब टीपू सुल्तान मर गया था, तो उस समय वेले जली था 1799 में। ठीक, तृतीय आंग्ल मैसूर के समय कार्नवालिस था, द्वितीय के समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। यहाँ पे पहला गलत है, क्लाइव नहीं था। ठीक, एक वेरलेस्ट, कौन थे, वेरेलस्ट नाम का, हैरी वेरेलस्ट नाम का एक गवर्नर जनरल था प्रथम आंग्ल मैसूर के समय। बाकी यहाँ पे तीनों नीचे वाले सही हैं। अगला है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। जब वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था पुर्तगाल से, तो उसका स्वागत किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? जमोरिन। ठीक, जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे इसमें कहा गया कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। अब इस चैप्टर को अगर पढ़ा है तो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। दांत वाले चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो सही है, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन एक ऐसा भी स्थान होता है कि अगर हम प्रतिबिंब को जितना वस्तु के पास लाते हैं उतनी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। जैसे दांत के पास हम लेंस दर्पण को लेके आएंगे तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा जितना पास रखेंगे दांत के उतना बड़ा दांत दिखाई देगा, ताकि उसकी गड़बड़ी देख सके। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। यहाँ पे आंसर ये भी होगा, सी ऑप्शन भी, लेकिन मेन इस दंत चिकित्सक के लिए बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आभासी और बड़ा प्रतिबिंब तब बनेगा जब हम, जैसे कोई दांत है, दांत, इसके पास हम दर्पण लेके आएंगे तो जितना दांत के पास लेके आएंगे उतना बड़ा दांत दिखाई देगा, जिससे चिकित्सक उसकी मतलब जांच कर सकता है। ठीक, दूसरा देखो क्वेश्चन, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार। अब ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल होती कैसे है। यहाँ पे कुछ ऐसे, सोडियम कहाँ पे होता है, इधर होता है सोडियम। क्लोरीन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। इधर से इधर जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक, इसलिए जो सबसे इधर पे होता है नीचे, और इधर से सबसे इधर पे, तो सबसे नीचे वाला फ्रेंसियम होता है जिसका सबसे बड़ा आकार होता है। तो यहाँ पे कहा गया सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। सेम इसी तरीके से नीचे वाला भी पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो ये भी है कि अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा होती है हीलियम की, क्योंकि हीलियम इधर ही होता है सबसे किनारे और ऊपर 18वें वर्ग में, जिसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो हीलियम की आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता क्या होती है। जिसकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है उसकी संयोजकता हमेशा कितनी होती है, 0। ठीक, क्योंकि जो 18वां वर्ग होता है पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला, जैसे हीलियम, हीलियम है, उसके नीचे जितने भी हैं अक्रिय तत्व हैं उनकी लास्ट संख्या मतलब अंतिम कक्षा पूरी होती है
तो पूरी होती है तो उनकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। सबकी संयोजकता कितनी होती है? अंतिम इलेक्ट्रॉनों की ये मान लो कि जिसकी अंतिम कक्षा पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 0। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिखा नहीं पा सका। ठीक, एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो कौन सा तत्व था जिसको पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं मिला था? इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं मिला था, ये सबको पता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी अपनी कक्षा पूर्ण कर सकता है और ग्रहण करके भी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और केंद्रक होता है ना। तो इसमें बताना यह है कि जब इसमें क्षार इन्वेंट्स होता है, मतलब है कि एक क्षार का निर्माण होता है तो क्या बनता है? पहला ऑप्शन है कि आरएनए प्रति, मतलब आरएनए की कॉपी, डीएनए की कॉपी, आरएनए और डीएनए दोनों की कॉपी बनती है, या एमआरएनए बनता है। ठीक, तो यहाँ पे जान लो कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट से एक एमआरएनए इसका निर्माण होता है, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसका कमेंट में आंसर बताइए जल्दी से। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तब तक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे जिसने क्लाइव द्वारा आरंभ किए गए द्वैध शासन को समाप्त किया था? द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? ये बताना है कि, और पूरा नहीं समाप्त हुआ था वो, बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरंभ किए गए द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसने बंगाल पे लगाया था, लेकिन ऐसा कौन शासक है जिसने द्वैध शासन को हटा दिया था लेकिन बाद में वो पूरे देश में लागू हो गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ही इसके समय में क्या हुआ था, द्वैध शासन को इसने हटा दिया था, और इसके ऊपर महाभियोग भी लगा था। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल एलन बरो किस समय किस वर्ष हुआ था? जो सिंध प्रांत था उसको भारत में, या ब्रिटिश भारत में विलय किया गया था कब? तो इसको डेट याद रखेंगे, 1843 में। 1843 में सिंध जो प्रांत था उसको भारत भारत मतलब ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने उसको मिला लिया था। अगला एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोढरा मोढरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मोढरा का सूर्य मंदिर, इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। मोढरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक, मोढरा का सूर्य मंदिर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों में शायद आपको कुछ नए भी क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ पुराने भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप डीपली पढ़ेंगे या लगातार पढ़ते रहेंगे तो कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन मिलेंगे। जो नए हैं तो वो तो हमेशा के लिए याद हो जाए, मतलब पुराने जो क्वेश्चन है वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जो नए होंगे तो उनको याद करने की कोशिश करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।